नमस्कार साथियों, कविता पर केंद्रित इस पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। कल मुक्तिबोध की कविता ब्रह्मराक्षस पढ़ते हुए मैंने जयशंकर प्रसाद का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि मुक्तिबोध और अज्ञेय, हालांकि वे बेहद अलग मिजाज के कवि हैं, इन दोनों की कविता में फैंटेसी एक प्रबल गुण है और यह आकस्मिक नहीं है कि ये दोनों अपने अपने ढंग से जयशंकर प्रसाद से प्रेरणा हासिल करते हैं। मुक्तिबोध ने तो कामायनी एक पुनर्विचार भी लिखा है, जिसमें उन्होंने जयशंकर प्रसाद की का जो महाकाव्य है, जिसे निराला ने छायावाद का एपिक कहा था, छायावाद की का श्रेष्ठतम काव्य कहा था, उस पर उन्होंने इतनी लंबी व्याख्या लिखी है, इतना लंबा एक तो उन्होंने इतनी लंबी किताब लिखी है। तो कामायनी पढ़ना, हालांकि हम इस पॉडकास्ट के स्कोप के बाहर है, बहुत लंबी कविता है, लेकिन मुझे लगा कि आपको जयशंकर प्रसाद का एक गीत मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। ये स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का लिखा गया नाटक है। उस स्कंदगुप्त में अंत में एक देवसेना एक गीत गाती है, यानी देवसेना का एक गीत है। मैं वह गीत आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिससे आपको जयशंकर प्रसाद की कविता का मिजाज जो है वो पता चलेगा। आह, वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन सिंचित मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह बिहाग की तान उठाई। लगी सतृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर। मैंने निज दुर्बल पदबल पर, उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती। विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई। ये गीत तब आता है, तो मैं आपको इस नाटक का एक को बहुत तेजी से आपको जल्दी में आपको बताता हूँ कि देवसेना शुरू से वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती हैं और स्कंदगुप्त देवसेना से प्रेम नहीं करते, वो किसी और के प्रेम में लिप्त हैं। और पूरे नाटक में हुनों का आक्रमण होता है देश पर, और इसमें देवसेना का पूरा परिवार मार दिया जाता है और देवसेना अब अपने जीवन के अंतिम चरण में है। वो एक तरह से नाटक का अंत होने वाला है, यानी इस गीत के बाद 2-3 और डायलॉग के बाद नाटक खत्म हो जाता है। और इस जगह पर, इस पड़ाव पर आकर देवसेना एक तरह से एक वियोग का गीत गाती है, एक बेहद करुणा से भरा हुआ एक वियोग गीत गाती है। वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन सिंचित मधुकरियों की भीख लुटाई। कि जीवन भ्रम में आकर उन्होंने किस तरह से अपने जीवन सिंचित को एक भीख की तरह लुटा दिया। छल छल थे संध्या के श्रमकण, यह उस समय का चित्रण देखिए। संध्या के जो श्रमकण है वो छल छल है, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, आंसू की तरह वे गिर रहे हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, गहरे जंगल के पेड़ की छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह बिहाग की तान उठाई। यानी एक ऐसे जीवन के ऐसे एक स्टेज पर जब उनीदी सी हालत है, किसी ने बिहाग की तान, किसी ने बहुत एक राग काढ़ दिया है, किसी ने राग गाना शुरू कर दिया है। तो उस वक्त जैसी मनोस्थिति होती है कि जब आप गाना तक नहीं सुनना चाहते, उस वक्त किसी ने गाना गा दिया है, ऐसी मनोस्थिति इनकी बनी हुई है। लगी सतृष्ण डीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। यह वो अपने यौवन की बात कर रही हैं कि सबकी नज़र थी उनके ऊपर, सबकी नज़र बचाती वो फिरती थी
और लेकिन उन्हें किसी तरह की खुशी नहीं मिली। वे जिससे प्रेम करती थी वही उन्हें ना मिली। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। यह किस तरह का मानवीकरण है देखिए प्रलय का, कि उनके जीवन रथ पर, देवसेना के ही जीवन के रथ पर प्रलय चल रहा है और अपने पथ पर चल रहा है। मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई, और वे उससे होड़ लगा रही हैं अपने पैरों पर। उनके जीवन के रथ पर प्रलय चल रहा है और अपने दुर्बल पैरों पर वो होड़ लगा रही है प्रलय के साथ। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती। विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मैं मन की लाज गंवाई। और अंत में वो कहते हैं कि ये मुझसे नहीं संभलेगा, मेरी करुणा हाहाकार कर रही है, हाहा खाती। तो इसमें कितनी ऐन्द्रिकता है। जयशंकर प्रसाद ऐन्द्रिकता के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद दर्शन के कवि हैं। यह जयशंकर प्रसाद की कविता में बार बार देखने को मिलती है। उनकी कविता कितनी ऐन्द्रिक होती है। और यह गीत मुझे बहुत प्रिय है। ये गीत मुझे लगा ये मैं आपके साथ साझा करूं। इनकी एक और कविता है, गीत है बल्कि, लहर से इनका गीत है। मैं जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण काव्य से ये कविता आपको पढ़कर सुनाता हूँ। और ये जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध कविता है। यानी कामायनी तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन मैं आपको पहले गीत सुनाता हूँ। आपने बहुत हो सकता है, संभव है कि आपने ये कविता, ये गीत आपने पहले सुना होगा, फिर भी मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूँ। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तो अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। बीती विभावरी जागरी, और इसका जो दूसरा बंद है, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यानी शमशेर की कविता उषा के बाद अगर किसी ने उषा का इतना दारुण चित्रण किया है तो वे जयशंकर प्रसाद ही हैं। अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर आसमान एक पनघट है और उसमें डूबो रही है तारा घट, तारा का घट, तारा का घड़ा। उषा नागरी, उषा जो सुबह है, भोर है, जो कि एक नागरी है, एक स्त्री, एक मनुष्य है, वह तारा का घट अंबर के पनघट में डुबो रही है। सुबह का देखिए कितना अद्भुत मानवीकरण हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद तो चिड़ियों की बात है, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। तो यह कविता सुबह का चित्रण है, भोर का चित्रण है। लेकिन इस कविता को प्रभात फेरी की तरह गाया जाने लगा था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस के कर्मी थे, कांग्रेस सेवा दल के जो लोग थे, वे ढोल नगाड़े लेकर सुबह सुबह इसे प्रभात फेरी की तरह इस गाने को गाते थे, इस गीत को गाते थे। और ये स्वाधीनता आंदोलन का गीत बन गया था। यानी कविता कब किस फॉर्म में, किस रूप में लोगों तक पहुंचती है, यह कवि के भी नियंत्रण के बाहर की चीज होती है। और यह कविता अपने समय बहुत अधिक लोकप्रिय रही, बहुत ज़्यादा पसंद की गई। गांव गांव में इस कविता को, इस गीत को गाया जाता था। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में कितनी भी बात की जाए कम है। लेकिन मैं निराला के बहाने, एक प्रसंग तो यह है कि निराला जब जयशंकर प्रसाद से मिले थे, और यह निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा की किताब में इसका उल्लेख है कि जब निराला जयशंकर प्रसाद से मिले थे तो वे प्रसाद के सामने जमीन पर बैठ गए थे और बिल्कुल चुप हो गए थे। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। वो ऐसे एक तरह के एक ट्रांस में बैठे हुए थे प्रसाद की संगत में। वे प्रसाद को इतना उन्हें मानते थे, उन्हें इतना पूज्य मानते थे, यहाँ तक कि निराला अपने सामने रविंद्रनाथ को कुछ नहीं समझते थे। रविंद्रनाथ से एक तरह की होड़ थी उनकी जीवन भर।
वे उन्होंने पंत को तो कई बार मतलब उनकी कविताओं में उन्होंने खामियां दिखाई और पंत को वो खुद से छोटा कवि मानते थे। लेकिन प्रसाद के सामने निराला, जिन्हें हिंदी का आज हम सब महानतम कवि मानते हैं, प्रसाद के सामने निराला भी झुकते थे और उन्हें अपना इष्ट और अपने से महान मानते थे। दूसरी बात, प्रसाद के संदर्भ में ये बात याद आती है कि और यह भी निराला की साहित्य साधना में संकलित है कि निराला एक बार नेहरू के ट्रेन के कंपार्टमेंट में घुस गए थे, जवाहरलाल नेहरू के ट्रेन के कक्ष में घुस गए थे और उन्होंने नेहरू से कहा था कि आपने हाल ही में बनारस में एक भाषण दिया जिसमें आपने कहा कि हिंदी साहित्य में कुछ बड़ा नहीं घट रहा है, कुछ महान नहीं लिखा जा रहा है। और निराला ने नेहरू से कहा कि आप उस शहर में आप यह कह रहे थे जहां कथा साहित्य में प्रेमचंद, काव्य कविता और नाटक में जयशंकर प्रसाद और आलोचना साहित्य में रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे लोग रहते हैं। आप उस शहर में जाकर आपने किस मुंह से ये कह दिया कि हिंदी साहित्य में कुछ बड़ा काम नहीं हो रहा है। तो निराला के बहाने भी ये बात पता चलती है कि प्रसाद क्या हस्ती थे और कितनी बड़ी चीज थे। प्रसाद बहुत लंबा नहीं जी सके और इसका यह आज भी हिंदी कविता प्रेमियों के बीच में एक विमर्श का विषय है कि अगर प्रसाद और लंबा जीते तो वे क्या रचते और कितनी महान रचनाएं वे रचते। लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने उनकी कविताएं इतने मोटे एक संग्रह में संकलित हैं और उनके नाटक इसमें नहीं हैं, उनके नाटक अलग से पतली पतली किताबों में उपलब्ध हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रसाद ने कम तो नहीं लिखा है, उन्होंने जीवन भर लिखा है और कामायनी तो उनका महानतम काव्य है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। तो प्रसाद के बारे में बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मुझे बस इस पॉडकास्ट के स्कोप में मैं इतना ही कहना चाहता था आपसे। प्रसाद की कविता से पता चलता है कि भाषा कितनी ऐन्द्रिक हो सकती है और कैसे भाषा ऐन्द्रिकता को ट्रांसेंड कर सकती है। यानी कविता की भाषा सेंसेस इवोक तो करे, यानी सेंसरी आपके कविता में चीज़ें दिखाई दें, सुनाई दें, स्पर्श की अनुभूति हो, तरह तरह की अनुभूतियाँ हो, लेकिन उनको ट्रांसेंड भी करे। एक जिसे यानी अनुभूति तक बात सीमित ना रहे, वो रस निष्पत्ति तक बात पहुंचा सके, यानी रसास्वादन तक बात सीमित ना रह जाए बल्कि रस निष्पत्ति हो। यह प्रसाद की कविता में बार बार देखने को मिलती है। एक तरह की उनकी कविता में डिलाइट होता है, उनकी कविता पढ़ते हुए लगता है कि कुछ नई दृष्टि मिल गई चीज़ों को देखने की। यह प्रसाद की कविता की खासियत है। तो उनको आप पढ़िए। छायावाद के महानतम कवियों में से थे निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी। वैसे भी तुलना नहीं करनी चाहिए इनके बीच में, लेकिन प्रसाद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थे, तो बहुत बड़े पोएट थे, तो उनको पढ़ा जाना चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना था। आप अपना ख्याल रखिए। हम कल फिर मिलेंगे एक नए कवि और एक नई कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।